अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। जब हम न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं तो न्यूटन्स लॉ हमारे पास फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। न्यूटन्स लॉ के हम अगर देखते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ की, जो उसने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की बेसिस पे बनाया था। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन सेज दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स with a force that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। यानी कि बहुत इजी सी स्टेटमेंट है कि न्यूटन्स का ये लॉ था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से रिलेटेड कि हर पार्टिकल जो है, जो इस दुनिया में मौजूद है, वो अट्रैक्ट करता है हर दूसरे पार्टिकल को विद द सेम फोर्स, और जो प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना है उनके सेंटर्स के। The force of gravitational attraction between the Earth and the other object is inversely proportional to the distance separating the Earth's center from the object's center. But distance is not the only variable affecting the magnitude of a gravitational force. Consider Newton's famous equation. अगर हम न्यूटन्स की फेमस इक्वेशन देखें तो वो है F net is equal to m dot a, यानी कि मास और एक्सेलरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। Newton knew that the force that caused the apple's acceleration, gravity, must be dependent upon the mass of the apple, and since the force acting to cause the apple's downward acceleration also caused Earth's upward acceleration. न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ की अगर हम बात करते हैं तो एवरी रिएक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दैट फोर्स मस्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द अर्थ। यानी कि अब हम डिटेल में अगर बात करते हैं तो वही बात हो रही है कि यहाँ पे न्यूटन्स के अगर हम लॉज देखते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो सबकी कहते हैं ना कंबाइंड थ्योरी यहाँ पे आ जाती है कि जब हम ग्रेविटेशनल की बात करते हैं। So, for Newton, the force of gravity acting between the Earth and any other object is directly proportional to the mass of Earth, directly proportional to the mass of the object, and inversely proportional to the square of the distance that separates the center of the Earth and the object. ठीक है, अगर हम अर्थ और दूसरी किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो भी सेम वही चीज़ हो रही है जो हमने स्टेटमेंट में बात की है। बट न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एक्सटेंड्स gravity beyond earth. Newton's law of universal gravitation is about the universality of gravity. ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है? यूनिवर्सलिटी ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की यूनिवर्सलिटी की बात हो रही है। Newton's place in the Gravity Hall of Fame is not due to his discovery of gravity, but rather due to his discovery that gravitation is universal. ऑल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये तो हम सबको पता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसकी मदद से? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटी जो है वो यूनिवर्सल है। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैट सेपरेट्स देयर सेंटर। वही जो स्टेटमेंट में बात हो रही थी। न्यूटन्स कंक्लूजन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज समराइज सिंबॉलिकली एज। अब हम जब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। F इज इक्वल टू फोर्स, कैपिटल G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, M2 इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 एंड R इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मासेस। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल से रिलेटेड दिया जाएगा तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करके उसका आंसर निकालना है और उसको सॉल्व करना है। Since the gravitational force is directly proportional to the mass of both interacting objects, more massive objects will attract each other with a greater gravitational force. यानी कि अब ये बात तो होगी कि अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पे बात हो रही है अगर मोर मासिव ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो एक दूसरे को ग्रेटर ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। सो एज द मास ऑफ आइदर ऑब्जेक्ट इंक्रीज, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दैम ऑल्सो इंक्रीज। यानी कि जितना मास इंक्रीज होगा उतनी ही जो हमारे पास फोर्स जो है वो इंक्रीज होगी। इफ द मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन दैम इज डबल। यानी कि अगर मास डबल होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी उनके बीच वो भी डबल होगी। इफ द मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड then the force of gravity between them is tripled. If the mass of both of the object is double, then the force of gravity between them is quadrilated. यानी कि डबल से भी डबल हो जाएगी and so on. Since gravitational force is inversely proportional to the square of the separation distance between the two interacting objects, more separation distance will result in weaker gravitational force. यानी कि अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा बीच में तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो वीकर होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या सीन है कि मास की इंक्रीज और फोर्स का ये आपस में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है।
अब यहाँ पे हमने मास और फोर्स की तो बात कर ली। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो डिस्टेंस की होती है। अब जैसे कि हमने स्टेटमेंट में देखा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। सो एज टू ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्ट बिटवीन दैम ऑल्सो डिक्रीजेज, यानी कि जितना सेपरेट होते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। इफ़ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी कि क्या होगा, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन इज डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, यानी कि 2 रेज टू द सेकंड पावर। यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम हमारे पास फोर्स होगी। If the separation distance between any two objects is triple, increased by a factor of 3, then the force of gravitation attraction is decreased by a factor of 9, यानी कि 3 raised to the second power. Another means of representing the proportionalities is to express the relationships in the form of an equation using a constant of proportionality. यानी कि अब यहाँ पे proportionality की बात इसलिए हो रही है कि इससे आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे जो है वो इसके इंक्रीज़ होने से ये डिक्रीज़ होगा, इसके इंक्रीज़ होने से ये भी इंक्रीज़ होगा, इससे आपको आइडिया हो जाता है। और तभी हम इसके लिए हम इक्वेशन में यूज़ करते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जी इन द अबव इक्वेशन इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यानी कि जो कैपिटल जी है हमारे पास उसको हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसमें, न्यूटन्स लॉ के फॉर्मूले में। अब आगे हम फर्दर बात करते हैं। द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ जी वॉज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली बाय हेनरी कैवेंडिश इन द सेंचुरी आफ्टर न्यूटन डेथ, यानी कि अगर हम उसकी वैल्यू को और प्रिसाइज करें तो हमें आगे पता चलता है कि द वैल्यू ऑफ जी इज़ फाउंड टू बी जी इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर by kg square. The units on G may seem rather odd. Nonetheless, they are sensible when the units on G are substituted into the equation above and multiplied by m1 and m2 units and divided by r square unit. The result will be Newton's the unit of force. यानी कि इसमें ये बता रहे हैं कि वैल्यू ऑफ जी जो थी वो न्यूटन्स की डेथ के बाद किसने फाइंड की थी, एक्सपेरिमेंटली हेनरी कैवेंडिश ने। और जब उनकी न्यूटन्स की डेथ हो गई थी उसके बाद से ये ज़्यादा उनकी मतलब थ्योरी को रिसर्च किया गया, उनकी एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को करेक्ट किया गया, उसके बाद जो है वो उसकी वैल्यू निकली कि क्योंकि कांस्टेंट है तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमें वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि कांस्टेंट चीज़ की भी वैल्यू एक होती है। तो यहाँ पे आपको पता चल गई कि क्या वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 11। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे तो आप ये जी की वैल्यू डाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। होपफुली आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अब कोई भी इशू, कोई भी मसला नहीं होगा, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।